हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CACP IAS अकेडमी। आज का डेट है 12 जुलाई 2025। लेट्स बिगिन। अगर आपको इस एनालिसिस का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ @CACP_Assam को फॉलो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बिफोर आई स्टार्ट विद एनालिसिस आई वुड लाइक टू से कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड इफ़ यू वांट CACP IAS अकेडमी टू बूस्ट योर प्रिपरेशन और your friends or any family members may get help from CACP IAS Academy if they join the GS Foundation batch. These are the time slots that are available for the batches, and we are the faculties who will be teaching you the subjects, GS papers, essay, ethics, and all the subjects that is necessary. All the faculties have a vast experience in the field of civil services. तो अधिक डिटेल्स अगर आपको जानना है तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सो लेट्स सी आज हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले। जैसे कि द फर्स्ट वन, असम कैबिनेट वेलफेयर मेजर्स। कि रिसेंटली असम कैबिनेट ने कुछ वेलफेयर मेजर्स डिसीशंस लिए हैं, तो वो हम देखेंगे क्या क्या वेलफेयर मेजर्स डिसीशंस है। उसके बाद हम देखेंगे जो असम ट्रिब्यून में एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया है अबाउट द चाइनीज़ थ्रेट फॉर इंडिया, द लूमिंग चाइनीज़ थ्रेट। देन वी विल सी हाउ द बैम्बू इंडस्ट्री विल complement the biorefinery of Assam. Then we will address and see the man-elephant conflict. Then we will see some details about sixth schedule, and lastly we will see about the Chinese pangolin. So let's start with the first news, that is Assam cabinet welfare measures. ठीक है, तो ये है न्यूज़पेपर का कटआउट फ्रॉम असम ट्रिब्यून वेयर द हेडलाइन इज़ प्राइवेट हॉस्पिटल्स बेड फ्रॉम विदहोल्डिंग बॉडीज ओवर बिल्स। तो यहाँ पर जो आर्टिकल है आपको यहाँ पर द गवर्नमेंट ऑफ असम ने जो स्कीम्स रिसेंटली लॉन्च किए हैं और जो भी उन्होंने पॉलिसी मेजर्स लिए हैं अभी कैबिनेट मीटिंग में रिसेंटली, वही हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो भी लिस्ट ऑफ आइटम्स होंगे वो आप अपने आंसर राइटिंग में और ऑल्सो फॉर योर प्रीलिम्स वो आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर होगा। So let's see quickly what are the measures that are taken, which are the field that the Assam government had covered in this meeting. First of all, patients' rights and ethical medical practices को लेके उन्होंने कुछ decisions लिए हैं। उसके बाद ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट मतलब मैन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट को लेकर भी डिसीशंस आए हैं। आर्टिसन सपोर्ट फॉर प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, देन एजुकेशनल सपोर्ट फॉर स्टूडेंट। उसके बाद अर्बन गवर्नेंस और म्यूनिसिपल सर्विसेज को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए भी कुछ डिसीशंस लिए गए हैं। देन कम्स द वेलफेयर मेजर्स फॉर विलेज हेड्स, आंगनवाड़ी एट्सेट्रा। फिर इंस्टीट्यूशन लैंड राइट्स अंडर मिशन वसुंधरा और रीनेमिंग ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। तो अभी हम देखेंगे इनको सब डिटेल्स में। सो द फर्स्ट वन कि the government of Assam has had ban on withholding dead bodies over unpaid bills। तो मतलब जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए है। तो एक कल्चर देखा जाता है कि अगर कोई एक फैमिली बिल को अगर पे ना कर पाए, तो अगर उनके फैमिली में कोई मेंबर्स की डेथ हो गई है हॉस्पिटल में, तो बिल ना क्लियर करने पर वो डेड बॉडी को विथहोल्ड करके रख देते, वो फैमिलीज़ को हैंड ओवर नहीं करते। तो गवर्नमेंट ऑफ असम ने इसके ऊपर बैन लगाया है दैट ऑल द प्राइवेट हॉस्पिटल्स नाउ बेड फ्रॉम रिफ्यूजिंग टू रिलीज डेड बॉडीज ड्यू टू पेंडिंग मेडिकल बिल्स। इट इज़ अ वेरी स्टॉल ब्रेकिंग decision from the cabinet. Next is the गजमित्र स्कीम फॉर मैन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट। गजमित्र स्कीम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ असम ने क्या कहा है, गवर्नमेंट असम विल क्रिएट द रैपिड रेस्पॉन्स टीम्स इन 80 हॉटस्पॉट्स। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ असम विल create an alternate food stock for elephants, जो कि alternate food stock के लिए एलिफेंट वहाँ पर रिलाई करेंगे, ना कि वो क्रॉप रेड्स करेंगे, लोगों के खेतों में वो नहीं घुसेंगे। ओके, एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस थ्रू लोकल टीम्स विल बी क्रिएटेड। उसके बाद है सपोर्ट टू सार्थेबारी बेल मेटल इंडस्ट्री। यू नो द वेरी पॉपुलर बेल मेटल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, दैट इज़ द सार्थेबारी, जिसको GI टैग भी मिला है टू द बेल मेडल ऑफ सार्थेबारी। तो यहाँ पर क्या गवर्नमेंट ऑफ असम ने डिसीजन लिया है दैट द स्टेट GST विल बी रीइम्बर्स्ड टू द आर्टिसंस, will be reimbursed. Next,
स्टूडेंट अलाउंस फॉर HSLC एग्जामिनीज की ₹300 करके हर एक HSLC जो क्लास 10 मैट्रिक जो देंगे उनको हर हर महीने ₹300 गवर्नमेंट देंगे जब तक एग्ज़ाम्स ख़त्म ना हो जाए। फिर अर्बन गवर्नमेंट्स में क्या किया है, न्यू इंजीनियरिंग पोस्ट्स को जॉब पोस्ट निकालेंगे इन लार्ज म्यूनिसिपैलिटीज़ फॉर बेटर सिविक सर्विसेज। उसके बाद मिशन वसुंधरा में गवर्नमेंट ऑफ असम ने 3000 प्लस रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और स्कूल्स के लैंड राइट्स को रिजॉल्व किए हैं। उसके बाद विलेज हेड के आंगनवाड़ी वर्कर्स के उदासीन भक्तास के उनके अलाउंसेस को इंक्रीज़ किया है, जैसे 9000 से 14000 किया है। उदासीन भक्तस ऑफ सत्राज उनको ₹1500 प्रति महीना देने का डिसीजन लिया गया है। और आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है वो 750 से अभी 1500 allowance has been increased. And lastly, the government of Assam has renamed Ravindranath Tagore University as Ravindranath Thakur विश्वविद्यालय। इसको अभी ऐसे प्रोनाउंस किया जाएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय। ओके, आप मुझे बताइए कमेंट में कि ये रविंद्रनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय असम के कौन से प्लेस में है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट एनालिसिस दैट इज लूमिंग चाइनीज थ्रेट। सो दिस इज द एडिटोरियल दैट इज लूमिंग चाइनीज थ्रेट। तो इस एडिटोरियल से कुछ क्वेश्चंस अगर हम निकालते हैं, जैसे क्रिटिकली एग्जामिन द इम्प्लीकेशंस ऑफ द ग्रोइंग चाइना पाकिस्तान मिलिट्री नेक्सस फॉर इंडिया सिक्योरिटी। तो चाइना और पाकिस्तान के अच्छे रिलेशंस की वजह से इंडियन सिक्योरिटी के ऊपर कैसे हैम्पर हो सकता है उसके बारे में आपको लिखने के लिए बोल सकते हैं एग्जाम में। देन डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ चाइना स्टिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी ऑन इंडियाज मैरीटाइम इंटरेस्ट, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। सजेस्ट अ कम्प्रिहेंसिव रोड मैप फॉर इंडिया टू काउंटर चाइनाज असर्टिवनेस इन इट्स इमीडिएट नेबरहुड। Okay, so the article says that the recent Operation Sindoor after the Pahalgam terrorist attack revealed that China's deep strategic alignment with Pakistan. Okay, जो कि showcase कर रहा है कि the Pakistan and China nexus is growing more and more stronger, the China ठीक है। So what is if you see the background here about the China-Pakistan nexus, it is very carried from the very past। जैसे कि जो ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो इसको बूस्ट कर रहा है, हैज़ इंक्रीजिंगली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ डीप मिलिट्री कोऑपरेशन। ठीक है, तो बाय दैट पाकिस्तान इज़ यूजिंग द चाइनीज़ फाइटर जेट्स जैसे कि J-17 मिसाइल्स, ड्रोन्स, जो कि इंडिया के खिलाफ यूज़ किया जा रहा है। एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रॉक्सी वारफेयर। What is a proxy warfare? Proxy warfare is a war-like situation before an actual war। ठीक है, छोटे मोटे कहीं पर किसी जगह पर अगर वार लाइक सिचुएशंस हो रहे हैं जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच हो रहा है तो उसको कहा जाता है प्रॉक्सी वारफेयर। ठीक है, देन नंबर 3, चाइनीज सैटेलाइट्स प्रोवाइडिंग रियल टाइम ट्रूप मूवमेंट डेटा एड्स अ टेक्नोलॉजिकल एज टू पाकिस्तान एसिमेट्रिक वारफेयर। तो इंडिया और चाइना का रिलेशंस भी अगर हम देखते हैं यहाँ पर, जो कि बहुत लास्ट 2020 से वो रिलेशंस में डिक्लाइन देखने को मिला है आफ्टर द गलवान क्लैश। तो एक पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन बन सकता है फॉर रिगार्डिंग द गलवान क्लैश के बाद से इंडिया चाइना रिलेशंस कैसे हैम्पर हुए वो। ठीक है, देन ऑल्सो थ्रू डायलॉग हैज़ कंटिन्यू, जैसे कि दलाई लामा सक्सेशन को लेकर भी, और या फिर बॉर्डर स्कर्मिशेस को लेकर, या फिर इंडो पैसिफिक में जो भी स्ट्रेटेजिक राइवलरी है उसको लेकर भी इंडिया चाइना के बीच टेंशंस है। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा और डिस्कस करें, इफ़ वी डिस्कस अबाउट चाइनाज इन्फ्लुएंस इन इंडियाज़ नेबरहुड, तो बीजिंग का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी है विच एक्चुअली एनसर्कल्स इंडिया, द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी विच एनसर्कल इंडियाज थ्रू पोर्ट्स, डिफरेंट जगह पर पोर्ट्स बनाना, फिर
मिलिट्री बेसेस बनाना या फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्रिएट करना, जैसे कि बांग्लादेश हो जाए। चाइना ने वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट किया है आफ्टर शेख हसीनाज ऑस्टर। उसके बाद नेपाल के साथ भी चाइना इज़ क्रिएटिंग अ क्लोज टाइज विथ इट्स कम्युनिस्ट रेजीम, और नेपाल के साथ बार बार वो रिपीटेड बाउंड्री डिस्प्यूट्स पे वो आ रहे हैं। म्यांमार के साथ भी म्यांमार में जो अभी मिलिट्री जुंता चल रहा है वो भी हैविली डिपेंडेंट ऑन चाइनीज़ सपोर्ट। जो जुंता गवर्नमेंट है करेंटली वो चाइनीज़ सपोर्ट के अलावा नहीं चल सकता है। श्रीलंका में अगर आप देखो तो जैसे कि श्रीलंका को डेट ट्रैप में दे दिया है बाय प्रोवाइडिंग चाइनीज़ लोन्स। फिर द हम्बन टोटा पोर्ट को ले लेना, वो क्या है, वो चाइना का स्ट्रेटजी है टू इन्फ्लुएंस इंडिया। ऑल्सो मालदीव्स के साथ भी इंडिया का फ्लक्चुएटिंग टाइज है, और उसी लूपहोल्स को इस्तेमाल कर रहा है चाइना। ठीक है, तो उसमें और भी कुछ डायमेंशंस ऑफ एनालिसिस बनते हैं, जैसे कि देयर कैन बी अ टू फ्रंट वार सिनेरियो, जैसे कि चाइनाज टेक्नोलॉजिकल और लॉजिस्टिक सपोर्ट पाकिस्तान को देना, वो पाकिस्तान को एम्पलीफाई कर रहा है। ठीक है, बॉर्डर मैनेजमेंट जो भी लाइन ऑफ कंट्रोल है उसमें चाइना पाकिस्तान का स्टैंड लेना, वो सब क्या दर्शाता है दैट पाकिस्तान को चाइना जितना ज़्यादा सपोर्ट करेगा अल्टीमेटली इट इज़ बिकमिंग अ थ्रेट टू इंडिया। तो यू शैल ऑल्सो रीड अबाउट द BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, वो भी इंडिया के अगेंस्ट में ही है। ठीक है, तो देन द ट्रेड इम्बैलेंस, तो इंडिया का जो इम्पोर्ट है इट इज़ हैविली डिपेंडेंट ऑन चाइनीज़ इम्पोर्ट। इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट ऑफ चाइना। ऑल राइट, इफ डिप्लोमेटिक डायमेंशंस में अगर आप देखते हो इंडिया इज़ अंडरमाइनिंग अंडर द रीजनल लीडरशिप ऑफ सार्क और बिम्स्टेक। चाइना रिपीटेडली यूजेस वेटो अगेंस्ट इंडिया इन ग्लोबल फोरम्स लाइक UNSC, कि जो इंडिया को UNSC में परमानेंट सीट ना मिलने का कारण चाइना ही है एकमात्र। ठीक है, सो देयर आर ऑल्सो सम क्रिटिकल इश्यूज, जैसे कि इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी फेसेस सीरियस टेस्ट्स। इंडिया जो अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को हमेशा प्राइमरी फोकस में रखता है वो भी थ्रेटेंड है। देयर इज़ ऑल्सो अ लैक ऑफ रीजनल कंसिस्टेंस अगेंस्ट चाइनीज़ एसेटिवनेस। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ क्रिटिकल इश्यूज़ हैं जो कि इस आर्टिकल में मैंशनड हुए हैं। नाउ लेट्स सी अबाउट असम बैम्बू बायो रिफाइनरी। तो क्या है न्यूज़, हार्नेसिंग असम्स बैम्बू वेल्थ, कि कैसे असम का जो बैम्बू इंडस्ट्री है कैसे उसको हार्नेस किया जा सकता है इंडिया के या फिर असम में बायोफ्यूल बनाने के लिए। ओके, सो लेट्स सी अबाउट द बैम्बू रिफाइनरी, कि इट इज़ एस्टाब्लिश्ड अंडर नुमालीगौर रिफाइनरी विद फिनिश कोलाबोरेशन, मतलब फिनिश मतलब फिनलैंड के कोलाबोरेशन में फिनलैंड। एंड इट इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बायो रिफाइनरी फ्यूल ग्रेड सेकेंड जनरेशन इथानॉल बैम्बू बायोमास। ठीक है, ये फर्स्ट ऑफ इट्स बायो रिफाइनरी प्रोडक्शन होगा असम में, जो कि सेकेंड जनरेशन इथानॉल बनाया जाएगा फ्रॉम बैम्बू बायोमास। ऐसे तो फर्स्ट जनरेशन बनाया जाता है फ्रॉम शुगर केन या फिर मेज़। तो यहाँ पर एनुअल फीड स्टॉक 5 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन बैम्बू चाहिए होगा, जिसके बाई प्रोडक्ट्स होंगे फॉस्फोरल, एसिटिक एसिड या फिर फूड ग्रेड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इकोनॉमिक वायबिलिटी को ज़्यादा एनहेंस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम सिग्निफिकेंस को देखते हैं थोड़ा सा, तो क्या सिग्निफिकेंस है। तो फर्स्ट इज सपोर्ट, इट विल सपोर्ट इंडियाज़ टारगेट ऑफ 20% इथानॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल बाय 2025। तो इंडिया का जो इथानॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है उसको एक सपोर्ट मिलेगा, एक थ्रस्ट मिलेगा। सो यहाँ पर एनर्जी सिक्योरिटी इंडिया को प्रोवाइड किया जा सकता है बाय असम। ऑल्सो इट विल रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन क्रूड ऑयल, डिपेंडेंस ऑन क्रूड ऑयल, और जो कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कंजर्व करने में सहाय करेंगे। उसके बाद कुछ सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट गोल्स की तरफ भी अगर हम ध्यान दें, जैसे कि दिस असम बैम्बू बायो रिफाइनरी जो होगा वो इट विल अलाइंस विद इंडियाज़ नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी ऑफ 2018।
जो कि सरप्लस बायोमास को यूटिलाइज करेगा और एग्रीकल्चरल रेसिड्यू बर्निंग को वो मिनिमाइज कर सकता है, पॉल्यूशन में भी वो कंट्रोल रहेगा। तो विच विल कंट्रीब्यूट टू इंडियाज नेशनली डिटरमाइंड गोल टारगेट अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। देन कुछ सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर हम देखते हैं, विच विल प्रोवाइड लाइवलीहुड टू द बैम्बू ग्रोवर्स स्पेशली इन रूरल असम, विच विल ऑल्सो प्रमोट डिसेंट्रलाइज सप्लाई चेन, इट विल ऑल्सो एनकरेज द प्लांटर्स, रीजनरेशन ऑफ बैम्बू। ठीक है, तो ये कुछ है। देन इंडस्ट्रियल रिवाइवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो कि इंडस्ट्रियली बैकवर्ड है, हिस्टोरिकली इंडस्ट्रियली बैकवर्ड है असम, उसको क्या मिलेगा, एक थ्रस्ट मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट द मैन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट विच इज़ अ वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम ऑफ असम। ठीक है, तो रिसेंटली भी कुछ कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, तो इसी वजह से आर्टिकल आए हैं यहाँ पर। तो और अभी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट दिया है कि मैन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट claims 1468 ह्यूमन लाइव्स इन असम इन 23 ईयर्स। तो इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है, डिस्कस द कॉजेज एंड इम्पैक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑफ द राइजिंग ह्यूमन कन्फ्लिक्ट इन असम, सजेस्ट मतलब वे फॉरवर्ड फॉर अ comprehensive strategy for conflict mitigation while ensuring the conservation of elephant populations। ओके, तो ये हो गया हमारा न्यूज़। तो अभी फैक्ट्स अगर देखते हैं, जो एलिफेंट है वो है इसका जो नेम है, इट इज़ एलिफास मैक्सिमस विच इज़ एन एंशिएंट एलिफेंट विच इज़ अ की स्टोन स्पीशीज़ एंड लिस्टेड इन एंडेंजर्ड अंडर द IUCN। ये प्रीलिम्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट। इट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और इंडिया ग्लोबल एशियन एलिफेंट के पॉपुलेशन में 60% सिर्फ इंडिया में ही है। So what are the root causes? Okay, what are the root causes here? Okay, before the root causes, if we see the some report here, despite of human casualties, elephant deaths अगर हम देखते हैं, elephant deaths, तो elephant deaths is around 626 and due to certain anthropogenic causes, major cause उसमें है electrocution, शॉक लगने की वजह से एलिफेंट्स की मौत ज़्यादातर हुए हैं। फिर एक्सीडेंटल डेथ्स है, पोचिंग है, पॉइजनिंग है, ट्रेन या फिर व्हीकल कोलिजन्स के वजह से एलिफेंट्स के डेथ हुए हैं इंडिया में। और जो हाई कन्फ्लिक्ट रीजन्स अगर हम देखते हैं या फिर हाई कन्फ्लिक्ट डिस्ट्रिक्ट्स रीजन, वो होगा ग्वालपारा, फिर है सोनितपुर, धनसिरी एंड कार्बी आंगलोंग। सबसे ज़्यादा मैन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट हमें यहाँ देखने को मिलता है। ओके, और यहाँ पर टोटल 527 विलेजेस वेर अफेक्टेड। सो व्हाट आर द रूट कॉजेज? रूट कॉजेज आर वेरी जनरल। तो अगर हम देखते पहला पॉइंट, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, कि ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन या फिर एग्रीकल्चर के वजह से, सेटलमेंट्स के वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जो डिफॉरेस्टेशन होते हैं उसके वजह से कन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं। एनक्रोचमेंट एंड एक्सपांशन, कि जो एलिफेंट रेंजेस है वही डिफॉरेस्टेशन या फिर एग्रीकल्चर हो, अर्बनाइजेशन की वजह से हो, जो हैबिटेट है एलिफेंट का तो वो डिप्लीट होते जा रहा है। तो इसी वजह से एलिफेंट वो कहाँ आ रहे हैं, ह्यूमन सेटलमेंट में आ जा रहे हैं। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ह्यूमन सेटलमेंट्स आर क्रिएटिंग इन द एलिफेंट सेटलमेंट्स, इसी वजह से वो कन्फ्लिक्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर हैजर्ड्स, तो जैसे इलेक्ट्रिक लाइन्स जो ओपन है, रेलवे ट्रैक्स है, कैनल्स है, वो सब ओपन है, तो एलिफेंट्स डेथ्स बिकेम वेरी कॉमन इन असम। ऑल्सो अबाउट द क्लाइमेट एंड सीजनलिटी, कुछ सीजनल पैटर्न है, जैसे कि पोस्ट मानसून क्रॉप अवेलेबिलिटी, कि मानसून के बाद क्रॉप अवेलेबिलिटी बढ़ जाता है खेतों में, तब एलिफेंट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट, तो विच रिजल्ट्स इनटू रेड एंड मैन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर जो आर्टिकल आया है, द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स अर्जेंट रिफॉर्म। तो लेट्स सी व्हाट इज दिस 6th शेड्यूल। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 6th शेड्यूल है, जो कि गाइडेड बाय आर्टिकल 244 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 275 क्लॉज 1, इट सेज दैट द कंसेप्ट ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शैल बी क्रिएटेड इन सर्टेन ट्राइबल एरियाज ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जैसे स्पेशली इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, तो अगर आप मेजर काउंसिल्स को देखते हो, आप नॉर्थ ईस्ट में, असम में है कार्बी आंगलोंग, दिमा हसाओ, मेघालय में यूनाइटेड खासी, जैंतिया एंड गारो हिल्स,
असम में और एक जो है BTR। नेक्स्ट त्रिपुरा में है त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। मिजोरम में है द चकमा, लाई और मारा काउंसिल। ऑलराइट, सो व्हाट इज़ द इशू एक्चुअली हियर? दो इशू एक्चुअली क्या हुआ है रिसेंटली, जो चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वहाँ पर गवर्नर रूल को इम्पोज कर दिया गया है। तो जब गवर्नर रूल इम्पोज होता है तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का पावर नहीं रहेगा, विच हाईलाइट्स द डीप स्ट्रक्चरल एंड गवर्नेंस चैलेंजेस विद दिस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सिस्टम। तो उसको लेकर कुछ चेंजेस चाहिए। तो जो इश्यूज़ होता है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ है, डिफेक्शंस हो जाते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ पावर्स, क्योंकि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के ऑलरेडी उनके पास पावर्स होते हैं और अगर गवर्नेंस रूल लग जाए उसमें अलग से एक पावर इम्पोज होता है तो देयर विल बी अ ओवरलैपिंग ऑफ पावर्स एंड हेंस देयर विल बी अ कन्फ्लिक्ट। Like states like Meghalaya where 100% population is tribal with their own elected assemblies, तो वहाँ overlapping of jurisdictions होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट में होता है, लोकल मार्केट्स में होते हैं, माइनिंग में होते हैं, लैंड यूज़ में होते हैं, विच ऑल देन रिजल्ट इनटू पुअर गवर्नेंस, डिलीवरी एंड रिसोर्स मिसमैनेजमेंट। ओके, तो ओरिजिनल पर्पस जो है वो अल्टीमेटली इरोड हो जाता है। तो दोज आर द रीज़न जिसके लिए सिक्स्थ शेड्यूल में चेंजेस आने चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। ठीक है, सो लास्टली वी विल सी अबाउट द चाइनीज़ पेंगोलिन। वो मेरे हिसाब से वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूज़ क्या आया है, चाइनीज़ पेंगोलिन रेस्क्यूड इन सेनापति डिस्ट्रिक्ट ऑफ। ओके, तो लेट्स सी सम प्रीलिम्स फैक्ट्स। चाइनीज़ पेंगोलिन जो है उसका नाम है मैनिस पेंटाडैक्टाइला, फैमिली फ्रॉम मंडई। उसके आईयूसीएन रेड लिस्ट में स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट। साइट्स में है अपेंडिक्स 1 में, इंटरनेशनल ट्रेड प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। इनका जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो प्रोहिबिटेड है। इनके जो स्केल्स आप देख रहे हो ना, स्किन जो आप देख रहे हो, दैट इज़ इन हाई डिमांड इन द मार्केट। तो चाइनीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है इसका। चाइनीज़ मेडिसिन बनाने के लिए पेंगोलिन स्किन इज़ यूज्ड। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश, नॉर्दर्न म्यांमार, सदर्न चाइना एंड पार्ट्स ऑफ ताइवान में। तो कुछ हम उसके फीचर्स देखते हैं। ये है बहुत ही छोटा देखने में एक जानवर है, नॉक्टर्नल है मतलब रात को वो विचरण करता है, एंड इट इज़ ए इंसेक्टिवोरस मैमल मतलब वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते। कवर्ड विद लार्ज ओवरलैपिंग कैरेटिन स्केल्स, यूनिक एमंग मैमल्स। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन कंट्रोलिंग इंसेक्ट पॉपुलेशंस, मेनली एंड्स एंड टर्माइट्स। सॉलिटरी एंड बरोइंग स्पीशीज। सॉलिटरी मतलब अकेला रहना है पसंद करता है, वो बरोइंग वो रैबिट के जैसे वो बरो क्रिएट करके वो बरो के अंदर रहता है, विच कंट्रीब्यूट्स टू सॉइल एरेशन ऑल्सो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे स्मार्ट बुक्स चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बट बिफोर यू लीव आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, और ज़रूर मैंने जो क्वेश्चंस आपको पूछे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू CSAP IAS Academy यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।